गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल के आगे के टॉपिक्स के बारे में। एक ओवरव्यू लेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है, साथ ही टाइप्स देखेंगे, इनका साइज़ के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया, शेप के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया सेल को, सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और किंगडम मोनेरा का, ठीक है, किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल से। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, ये दो तरह से इनको डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देख लेते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होगा उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे कब कौन सा सेल डेवलप हुआ, किस तरह का सेल डेवलप हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक, सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक। ठीक, फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप प्रोकैरियोटिक क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रो और कैरियोटिक दिया हुआ है, प्रो प्लस कैरियोटिक। यहाँ पे दो टर्म है। प्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रो का मतलब होगा यहाँ पे प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव। और कैरियोटिक टर्म डिराइव फ्रॉम कैरियन। ठीक है, कैरियन विच मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा। और यहाँ पे प्रिमिटिव का मतलब आप कहें तो प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराना, और बहुत पुराना कहें तो इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट, जो सबसे पहले आया हो। तो एक ऐसा सेल जो कि सबसे पहले आया हो। ठीक है, सबसे पहले आने वाला जो चीज़ होता है, कोई भी चीज़ अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम सेल फोन की अगर हम बात करें या फिर कोई भी अगर कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है? सबसे जो पहले आया था वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं था, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बीतता गया, ठीक है, जिस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन आई और मॉडिफिकेशन होने के बाद एक नए रूप में हमारे सामने वो प्रेजेंट हुआ। जैसे आपको मैं सेल फोन का एग्जांपल दे रही थी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले वाला अगर फ़ोन आप इमेजिन करिए, सबसे पहले वाला जो फ़ोन था अगर उसको आप इमेजिन करते हैं तो उसमें क्या होता था? सिर्फ कॉलिंग सेंड होती थी और कॉलिंग रिसीव होती थी, है ना, इतना ही होता था। लेकिन अब के फ़ोन में देखिए पूरा जो कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर का एक काम करता है, एक एंड्रॉयड फ़ोन, है ना। तो कैसे ये डेवलपमेंट हुआ? ठीक है, ये एवोल्यूशन कह सकते हैं हुआ। कैसे हुआ? एक पहले जो फ़ोन आया था उसी का क्या है? मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, उसी को हाईली डेवलप करके इस तरह से हमें दिया गया है, इस रूप में हमें सेल फोन आज के समय में हमें मिलता है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती है टेक्निक की वजह से। ठीक है, टेक्निक हो गया, टूल्स की वजह से, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो वैसे ही डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि सबसे फर्स्ट टाइम आया था। और फर्स्ट टाइम आया था तो इसमें क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। ठीक है, कैरियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट न्यूक्लियस आया था। ठीक है, फर्स्ट सेल जो आया था उसका जो न्यूक्लियस था वो वेल डेवलप नहीं था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट वेल डेवलप। ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक, नॉट वेल डेवलप सेल। ठीक है, या फिर कह सकते हैं नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इसमें। ठीक है, साथ ही इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, बाकी के जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और वही अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे यू और प्लस कैरियोटिक, यहाँ पे भी देखिए क्या है? दो टर्म है। यू का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू का मतलब हो जाता है आपका वेल डेवलप्ड। ठीक है, यहाँ पे यू का मतलब क्या हो जाएगा? वेल डेवलप्ड। और कैरियोटिक टर्म डेराइव फ्रॉम कैरियन विच मीन्स क्या हो जाएगा? अगेन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या निकल के आ रहा है? वेल डेवलप न्यूक्लियस। एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है? वेल डेवलप है। एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है? वेल डेवलप है, उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, वो पूरा सेल ही वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम वो आया था। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल बैक्टीरिया, ठीक है, जो सॉरी ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट में आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ब्लू ग्रीन एल्गा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया में ही आता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, ऑल मल्टी सेलुलर या फिर कह सकते हैं यूनिसेलुलर भी हो, ठीक है। यूनिसेलुलर सिंगल सेल भी होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, उनका सेल वेल डेवलप होगा। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। और यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, यहाँ पे यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है किससे, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, आपने पढ़ा है डाइवर्सिटी, इसकी प्रोटिस्टा से ही स्टार्टिंग हो जाती है। मतलब अगर हम बात करें कि कह दें कि आपका प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा में आता है आपका अमीबा आता है, ठीक है, यूग्लिना आता है, पैरामीशिया, यही सारे आते हैं ऑर्गेनिज्म, और प्लाज्मोडियम, ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो वो भी क्या होता है, सिंगल सेल का होता है। सिंगल सेल का होते हुए भी क्या होता है, यूकैरियोट्स में रखा गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो सेल है एक सिंगल सेल होता है, लेकिन वो सेल पूरा जो है वो वेल डेवलप होता है। उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, उनके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक की स्टार्टिंग प्रोटिस्टा से हो जाती है, इसमें ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आएंगे, और यहाँ पे क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। समझ में आया ये टॉपिक, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसको डिवाइड किया गया। अगर बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पे दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। एक सेल होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। यूनिसेलुलर जो होता है, यूनि का मतलब देखिए क्या होता है, यूनि का मतलब वन होता है, ठीक है। सेलुलर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेल, ठीक है। तो वन सेल या फिर कह सकते हैं सिंगल सेल। सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टी प्लस सेलुलर। मल्टी की अगर हम बात करें, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी होता है, ठीक। और सेलुलर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, तो मैनी सेल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं उसको हम मल्टी सेलुलर कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर हो गई बात। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आपके एनसीईआरटी ने एक ओवरव्यू दिया है जिसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ओवरव्यू में देखिए सबसे पहले तो इन्होंने इसमें ये बताया है कि अगर हमें सेल देखना हो, ठीक है, सेल देखना हो तो हम इजीली देख सकते हैं। अगर प्लांट सेल अगर देखना हो तो ओनियन जो पील होता है, ओनियन पील को अगर हम देखेंगे, ओनियन पील को कैसे देखना है, सबसे पहले आप ओनियन पील लीजिए, देन उसके बाद उसको बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में आप कट करेंगे। कट करने के बाद स्टेन आता है, सैफ्रोनिन स्टेन। सैफ्रोनिन स्टेन से उसको स्टेन करेंगे स्लाइड पे रख के, ठीक है। स्लाइड पे रखने के बाद क्या करेंगे, स्टेन अगर हो गया आराम से उसको करेंगे बहुत ही केयरफुली। स्टेन होने के बाद क्या करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे रॉबर्ट हुक को दिखा था, है ना, रॉबर्ट हुक को दिखा था। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये इनका क्या होता है, सेल वॉल होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, सेल वॉल के बारे में डिटेल में। और एक तो बताया गया है कि चीक सेल, ठीक है, चीक सेल से भी हम उसको सेल को देख सकते हैं, ठीक। तो साथ ही इसमें देखिए बताया गया है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, उनका साइज़ जो होता है 1 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है, माइक्रोन मीटर हो सकता है। और जितने भी यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोट्स का साइज़, ठीक है, 10 to 100 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब इसमें बताया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, ठीक है, कहा यह गया है कि जितने भी सेल होते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं वो वैरी करते हैं, ठीक है। जितने भी सेल होते हैं वो साइज़ में वैरी करेंगे, शेप में वैरी करेंगे। जैसे हमारे अंदर देखें तो हमारे अंदर भी, ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो एपिथेलियल जो टिश्यू होती है उसके सेल्स अलग होंगे, आरबीसी जो होती है उसके सेल्स अलग होंगे, ठीक है। नर्व सेल जो होती है उसके जो सेल का जो शेप होता है वो अलग होगा।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो शेप और साइज़ होता है उसके बेसिस पे कई तरह के सेल होते हैं, और हर सेल क्या करता है साइज़ में, शेप में और अपने एक्टिविटीज़ में क्या करता है, वैरी करता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइज़ और शेप के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे साइज़ एंड शेप के बेसिस पे मैंने इसको अलग कर दिया है, ठीक है। देखिए साइज़ की अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है माइकोप्लाज्म, ठीक है। और माइकोप्लाज्म का जो साइज़ होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्म का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 0.3 माइक्रोन मीटर, 0.3 माइक्रोन मीटर। वहीं पे अगर हम वायरसेस की बात करें, ठीक है, वायरसेस की बात करें तो देखिए वायरसेस का जो साइज़ होता है वो 0.02 टू 0.2 माइक्रोन मीटर इतना होता है, ठीक है। वायरसेस को तो नॉन लिविंग में रखा गया, लिविंग में रखा नहीं गया, तो एनसीईआरटी ने क्योंकि दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और साथ ही पीपीएलओ का भी दिया है, पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइकोप्लाज्म है, ठीक। अब इसके बाद उसी का टाइप है, ठीक है, माइकोप्लाज्म में ही आता है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वायरसेस हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का साइज़ होता है 7.0 माइक्रोन मीटर, ठीक है, माइक्रोन मीटर। और साथ ही बात करें हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच एग होगा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। और लार्जेस्ट है तो लॉन्गेस्ट भी होगा। देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। और यहाँ पे ये डायामीटर हो जाएगा, ठीक है, इन डायामीटर, ठीक। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, ठीक है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, ठीक। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल का आपका नर्व सेल होता है, ठीक है। क्या होगा, नर्व सेल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल तो यहाँ पे इसमें माइकोप्लाज्म को स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है। यहाँ पे 0.3 माइक्रोन मीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। बुक में आपका पीपीएलओ भी दिया है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वायरसेस यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। आरबीसी का साइज़ जो होता है वो 7.0 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होता है। और लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें ऑस्ट्रिच एग होगा, और लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो नर्व सेल होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आया। आगे अब आगे आते हैं शेप में, ठीक है। शेप के बेसिस पे देखिए कैसे इसको डिवाइड किया गया, आप लोग को दिख रहा होगा ये। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूँगी। ओके, आइए तो शेप के बेसिस पे देखते हैं। आइए शेप देख लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले देखिए दिया है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी देखिए दो टाइप का होता है, ठीक है। दो शेप इसका दिया हुआ है, एक होता है राउंड, ठीक है, राउंड, और दूसरा क्या होता है, बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव। हमारा जो होता है वो किस शेप का होता है, बाई कॉनकेव शेप का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो अमीबॉइड शेप होगा, ठीक है, अमीबॉइड शेप होता है, ठीक है। अमीबा शेप मतलब कह सकते हैं इर्रेगुलर शेप, ठीक है। अमीबॉइड शेप नहीं लिखना है तो आप इर्रेगुलर शेप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए कॉलमनार सेल, ठीक है, कॉलमनार सेल, ठीक है। कॉलमनार टिश्यू होता है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, पिलर लाइक, ठीक है, पिलर लाइक, ठीक है। लॉन्ग होते हैं, पिलर लाइक, ठीक है, होगा, ठीक। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे जैसे नर्व सेल्स का भी दिया हुआ है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेप के बेसिस पे देखिए डिवाइड कर दिया है और साइज़ के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आइए चलते हैं। नेक्स्ट तो अभी मैंने आपको बताया, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देख लीजिए कुछ फीचर्स यहाँ पे देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक के पास, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल होते हैं इनके पास नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। पहला पॉइंट क्या होगा, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है,
नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है इनके पास, ठीक है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल होगा इनके पास, नेकेड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ओपन। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए इनके पास सेल वॉल भी होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेल वॉल होती है, ठीक है, इनमें एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्म, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक, बैक्टीरिया यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक। तो अब देखिए पहले हम प्रोकैरियोटिक की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो बैक्टीरिया का शेप देख लेते हैं। बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे 4 कह सकते हैं पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला देख लीजिए, पहला क्या है, देखिए पहला जो बैक्टीरिया है इसको कहते हैं कॉकस बैक्टीरिया, ठीक है, कॉकस बैक्टीरिया, ठीक, क्या बोलेंगे, कॉकस बैक्टीरिया। कॉकस बैक्टीरिया जो होता है इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, गोल होता है, स्फेरिकल, ठीक है, राउंड कह सकते हैं, स्फेरिकल कह सकते हैं। तो इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। दूसरा होता है बेसिलस, ठीक है, बेसिलस बैक्टीरिया। बेसिलस जो होता है इनका जो शेप होगा कैसा होगा, रॉड शेप होता है, ठीक है, कैसा होगा, रॉड शेप होगा, ठीक है, SH है ये, ठीक है, रॉड शेप होगा। थर्ड अगर बात करें तो विब्रियो, ठीक है, विब्रियो जो कि क्या होता है आपका कॉमा शेप, ठीक है, कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें स्पाइरलम, ठीक है, स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होगा, ठीक है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होगा, देखिए स्पाइरल, ठीक है, शेप बैक्टीरिया होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है, बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज कॉकस, सेकंड इज बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। तो यहाँ पे कॉकस की बात करें, स्फेरिकल होता है, राउंड इस तरह से आपको दिखाई देगा ये बैक्टीरिया, ठीक है। बैसिलस की अगर हम बात करें, सेकंड बात करें तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया इस तरह से कह सकते हैं, ये इस तरह से इस शेप में होगा। और कॉमा शेप की अगर हम बात करें तो कॉमा शेप ऐसा कॉमा होता है ना, कॉमा, तो ये कॉमा शेप हो जाएगा। और स्पाइरलम जो होता है स्पाइरल बैक्टीरिया, जिसमें क्या होगा, इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप का बैक्टीरिया, मैंने इसको शेप भी मैंने इसका बना दिया है और साथ ही साथ मैंने इसको लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से हम आपको समझाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है उसको सेल एनवलप कहते हैं। 3 लेयर होती है और ये भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होगी, ठीक। तो आइए देखते हैं, ठीक। तो मैं बनाती जाऊंगी आगे, स्ट्रक्चर बनाती जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे आउटर लेयर इसकी कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद, ठीक है, नीचे की तरफ क्या होता है, इनके पास सेल वॉल, मतलब सेकंड लेयर, ठीक है। बाहर से अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहली लेयर क्या हो जाएगी, पहली लेयर हो जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड क्या हो जाएगा, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल हो जाएगा। और थर्ड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर ये हो गई। अब इसको कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं सेल इनवलप, ठीक है, क्या कह सकते हैं, सेल इनवलप कह सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे आउटर लेयर जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, मेनली इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का, बट और भी ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है यहाँ पे स्लाइम लेयर,
ठीक है, स्लाइम लेयर। और दूसरा क्या होता है बेटा, कैप्सूल। क्या होगा, कैप्सूल। स्लाइम लेयर की बात करें तो स्लाइम, स्लिम, ठीक है, याद रख सकते हैं। स्लिम का मतलब क्या होता है, थिन, ठीक है, थिन होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये थिन होती है, ठीक है, थिन होगी। और कैप्सूल क्या होता है आपका, कैप्सूल क्या हो जाएगा आपका, थिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थिन लेयर होती है स्लाइम लेयर, और थिक क्या होता है आपका, कैप्सूल होता है, ठीक, थोड़ा सा हार्ड होगा। अब इसके बाद यहाँ पे सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। और ये एब्सेंट होगी किसमें, मैंने बताया था किसमें एब्सेंट होगी, माइकोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें, माइकोप्लाज्म में। अब इसके बाद देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, यहाँ पे देखिए पेप्टिडोग्लाइकन आपको बता दें अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो, पेप्टिडो, यहाँ पे पेप्टिडो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, और ग्लाइकन का मतलब होता है ग्लूकोज, शुगर। तो प्रोटीन और ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना है, सेल वॉल बना है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हार्ड भी होता है। और सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन देखा गया है यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होता है, एक्सटेंशन होता है इसका। सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एक्सटेंशन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे अंदर की तरफ क्या होता है, इस तरह से एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन देखा गया है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, मीजोसोम बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये मीजोसोम जो होता है वो 3 फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपका ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल। सेकंड है आपका वेसिकल, ठीक है, वेसिकल, एंड लैमेला, ठीक है, एंड लैमेला, ठीक है। तो मीजोसोम, ठीक है, मीजोसोम क्या है, मीजोसोम इज द, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या है, एक्सटेंशन है। कितने फॉर्म में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको ये 3 फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं, ट्यूब्यूल के फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में, और लैमेला के फॉर्म में। अगर आप इसका शेप बनाना चाहें तो यहाँ पे देखिए ट्यूब्यूल आपने पढ़ा है, ठीक है, ट्यूब्यूल, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, ट्यूब्यूल इस तरह से पढ़ रखा है तो ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है, वेसिकल के फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है, लैमेला के फॉर्म में इस तरह से, ठीक है, लैमेला के फॉर्म में। तो अलग अलग इसका शेप होता है, ठीक। तो 3 फॉर्म में मीजोसोम क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग सेल में अलग अलग तरह से। अब इसका देखते हैं फंक्शन क्या होता है। देखिए ये फंक्शन परफॉर्म करता है क्या, देखिए यहाँ पे इसका फंक्शन होता है, ठीक है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के साथ साथ ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक। तो इंक्रीज करता है ये सरफेस एरिया, और साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन में क्या करता है, यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, रेस्पिरेशन में, ठीक है, एक सेकेंड देखिए, हाँ, रेस्पिरेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। समझ में आया इतना यहाँ तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका बैक्टीरिया दिख रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया, इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स है, मतलब सबसे आउटर जो लेयर होता है, आउटर लेयर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आउटर लेयर पे क्या होता है, आउटर लेयर पे भी एक्सटेंशन होता है। किस चीज़ का एक्सटेंशन होता है, देखिए यहाँ पे आउटर लेयर जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसमें 3 तरह का एक्सटेंशन देखा जाता है, जो कि होता है आपका फ्लैजिला, आपने देखा होगा, ठीक है, अक्सर सुना होगा, ठीक है, ये फ्लैजिला, ठीक, फ्लैजिला है, ठीक, फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किसी में फिम्ब्रिन पाया जाता है, फिम्ब्रिन, ठीक है, और पिलाई, ठीक है, पिलाई, ठीक, पिलाई, तीनों का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक, तीनों का अलग अलग फंक्शन होगा। अगर हम यहाँ पे फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा 3 पार्ट, देखिए यहाँ पे ये जो बेस है इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी, सारी चीज़ें एनसीईआरटी ने दी है, ठीक है, बेसल बॉडी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, ठीक, नेक वाले पोर्शन पे। यहाँ पे क्या होता है, हुक प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा, हुक, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये हुक प्रेजेंट होगा। हुक के साथ साथ लास्ट जो इसका पोर्शन होता है ये क्या होता है, फिलामेंट का होता है, ठीक है, क्या होगा, फिलामेंट, ठीक। तो ये आपका फिम्ब्रिन,
फ्लैजिला प्लस पिलाई, ये क्या होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स का एक्सटेंशन होता है। फंक्शन मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो आइए यहाँ पे फिम्ब्रिन और पिलाई का अगर फंक्शन देखें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक, अटैचमेंट रिप्रोडक्शन वगैरह जब होता है तो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और अगर हम फ्लैजिला की अगर हम बात करें, ये रहा फ्लैजिला, तो फ्लैजिला क्या करता है, लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और भी फंक्शन देखे गए हैं लेकिन वो आप और हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ्लैजिला का फंक्शन होता है लोकोमोशन और पिलाई क्या करता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब इसके बाद देखिए बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आप आएंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है और इनके जेनेटिक मटेरियल को क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो इसको हम न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। देखिएगा स्पेलिंग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक। और साथ ही साथ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इनके न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है, ठीक है, इसके अलावा भी इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, देखिए एक क्या है, न्यूक्लियोइड है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मिड होता है, ठीक है, एक सॉरी यहाँ पे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है और जो खुद का इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, इनका न्यूक्लियोइड होता है, ठीक। अब इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, कौन सा राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखिए राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। अगर हम 70S राइबोसोम की अगर हम बात करें तो 70S राइबोसोम मैंने बताया था ये प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, तो 70S राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होगा, 80S किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। अब इसको पॉलीराइबोसोम भी कहा गया है, ठीक है, ओवरव्यू जो NCERT ने दिया है उसमें पॉलीराइबोसोम भी इसको कहा गया है। पॉलीराइबोसोम देखिए क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, पॉलीराइबोसोम का मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, पॉलीराइबोसोम आपको खुद ही समझ में आएगा अभी, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, देखिए नेक्स्ट पेज पे आप देख लेते हैं, ठीक है। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, राइबोसोम का मतलब होता है बहुत सारे राइबोसोम, ठीक है, तो मैनी राइबोसोम, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैनी राइबोसोम, ठीक है, मैनी राइबोसोम हो जाएगा। और यहाँ पे मैनी राइबोसोम यहाँ पे क्यों बोला गया, ध्यान दीजिएगा, देखिए डीएनए से, ठीक है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन बनने से पहले भी क्या बनता है, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा तो प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे देखिए जब डीएनए क्या होता है, आरएनए बनाएगा, तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियोइड में। तो डीएनए से आरएनए जब बनता है तो ये कहाँ बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ये समझिएगा कॉन्सेप्ट। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो आरएनए से अगर प्रोटीन बनाना होता है तो आरएनए पहले न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कहने का मतलब सेल से बाहर नहीं आएगा, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आता है। तो यहाँ पे ये आरएनए बाहर आता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा ये प्रोटीन की सिंथेसिस करने लगता है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आरएनए, ठीक, ये क्या है, आरएनए। जब आरएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, ये मान लीजिए अगर सेल है, साइटोप्लाज्म में अगर आएगा तो साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस छोटा सा मैंने बना दिया है, साइटोप्लाज्म में आते ही इसके साथ राइबोसोम, 70S राइबोसोम है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए ये राइबोसोम जो होता है 70S राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है, एक होता है स्मॉलर और दूसरा क्या होता है, लार्जर। स्मॉलर जो सब यूनिट होता है वो 50S का होता है और लार्जर क्या होता है, 30S का होता है। 50 + 30 कितना है, यहाँ पे 80 होगा, 50 + 30 यहाँ पे क्या होगा, 80S होगा। और S स्टैंड फॉर क्या होता है आपका, स्वेटबर्ग, S स्टैंड फॉर क्या होगा, स्वेटबर्ग। यहाँ पे मैं बताती हूँ यहाँ पे 70 और 80S क्यों दिया गया है। यहाँ पे 50 + 30 को अगर जोड़ते हैं आप, ठीक है, 50 + 30 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 10 यूनिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब अंदर क्या हो जाएंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे।
ठीक। और जब क्या हो जाएंगे 50 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो 10 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा, 70 आएगा ना। अब लेकिन यहाँ पे अलग अलग इसको अगर काउंट करेंगे, अलग अलग इसको देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट जो होती है, लार्जर वाली 50s दिखा रही थी और स्मॉलर वाली कितनी दिखा रही थी, 30। तो 50 प्लस 30 क्या हुआ, 80 हुआ। ठीक, तो एक साथ अगर ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर एक साथ, ठीक है, दोनों यूनिट्स को अगर एक साथ मेज़र करते हैं तो वो 70s दिखाएगा, 70s दिखा रहा था, और जब अलग अलग मेज़र करते हैं तो 80s दिखा रहा था। 80 मतलब कि 50 प्लस 30 दिखा रहा, तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देखिए दोनों सब यूनिट क्या होते हैं, यहाँ पे आके जैसे ही आरएनए क्या होता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में आता है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जैसे ही क्या होता है राइबोसोम, जैसे ही क्या होता है आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में आते ही ये दोनों जो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के, ठीक है, बहुत सारे सब यूनिट क्या होते हैं आके अटैच हो जाते हैं, किससे, आरएनए से अटैच हो जाएंगे। और आरएनए से अटैच होने के बाद इन आरएनए के कोडिंग्स को रीड करते हैं, सीक्वेंस को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के यूनिट बनाने लगते हैं, और जैसे ही अमाइनो एसिड्स के यूनिट बनेंगे, ये सारे अमाइनो एसिड के यूनिट क्या हो जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद क्या होता है, एक चेन बनती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये था आपका पॉलीराइबोसोम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक और नाम दिया हुआ है, ठीक है, पॉलीसोम, या देख लीजिएगा आप लोग। और इंक्लूजन बॉडी भी दिया गया है ओवरव्यू में। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, देखिए इंक्लूजन बॉडी स्टोर करता है, ठीक है, फूड को, रिजर्व मटेरियल जो मतलब कह सकते हैं फूड जो होता है उसको स्टोर करने के लिए होता है इंक्लूजन बॉडी, और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं पे भी अगर डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।